नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और थी। हर चीज शुद्ध होती थी और भोजन शरीर को लगता था, जबकि आज के दौर के भोजन में वो शुद्धता और शक्ति नहीं रही। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। हमारे पास भोजन की गुणवत्ता पर हुए एक रिसर्च के नतीजे हैं, जिनके मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। 30 वर्ष पहले भोजन में शुद्धता और पोषक तत्वों की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। चाहे गेहूं का आटा हो या कोई दाल या फिर आलू और टमाटर जैसी सब्जियां या सेब जैसे फल, हर चीज में पोषक तत्व कम हो गए हैं। परेशानी की बात यह है कि एक तरफ भारत के लोग बीमार और अनफिट हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी लगातार कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है, इसलिए इसका डीएनए टेस्ट करना आज जरूरी है। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठकर ये डीएनए टेस्ट देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। हमने कई एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस गंभीर विषय को आज डिकोड किया है। और इसके अलावा हम आपको महाराष्ट्र के उस किसान से आज मिलवाएंगे जिसने बारिश की भविष्यवाणी गलत साबित होने पर मौसम विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एक अनोखा केस है जिसमें किसानों की परेशानियां छिपी हुई है। हालांकि डीएनए में हम आपको सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं बताते, बल्कि हम हर समस्या के समाधान की बात भी करते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के किसान की बारिश वाली समस्या के साथ साथ हमने इजराइल की कृषि क्रांति और वाटर कंजर्वेशन का डीएनए टेस्ट भी तैयार किया है। ये विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि आजादी के लगभग 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत का किसान आज भी भगवान के भरोसे क्यों है और इजराइल के किसान को अपनी सरकार और सिस्टम पर इतना भरोसा क्यों है। ये हमारी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग है, जिसके तहत हम भारत में पॉजिटिव बदलाव लाने वाली खबरें आपको लगातार दिखाते हैं और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। अमेरिका ने कहा है कि भारत और चीन को आपस में बातचीत कर डोकलाम विवाद सुलझा लेना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता गैरी रॉस ने कहा कि हम भारत और चीन को तनाव घटाने के लिए सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बातचीत किसी तरह के दबाव के माहौल में न हो। वैसे तो अमेरिका अभी सीधे तौर पर किसी का पक्ष लेने से बच रहा है, लेकिन इसी हफ्ते एक बड़े सैन्य अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि चीन अपनी आर्थिक शक्ति को क्षेत्रीय राजनीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में कहा गया कि एनएसए अजीत डोवल का बीजिंग दौरा तनाव घटा सकता है। एनएसए अजीत डोवल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 और 28 जुलाई को चीन में रहेंगे। सेना के शहीद राइफलमैन जयद्रथ सिंह का पार्थिव शरीर आज यूपी के सहारनपुर में उनके गांव पहुंचा। शहीद जयद्रथ सिंह को कल जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तानी फायरिंग में गोली लगी थी। बाद में उनकी मौत हो गई। आज इतने शहीद हुए गए, आज इतने शहीद हुए गए, कुछ तो लिखा जानी है। तो इतना पता ही मारा मर गया, मैं लिखा क्या नाम मौत क्या हो, अन्य मिटिल जन्म देख कर कहते वहाँ के मर गए 2। शहीद जयद्रथ का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। कल ही पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा में भी फायरिंग की थी, जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। पिछले 10 दिनों में एलओसी पर पाकिस्तान ने 18 बार युद्ध विराम तोड़ा। इसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर मुद्दे पर दिए फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। महबूबा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को सीरिया और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने लाहौर डिक्लेरेशन हमारे पास है, शिमला एग्रीमेंट हमारे पास है। हमें आपस में मिल बैठ के बात करनी है, तो अमेरिका, तुर्किस्तान और इंग्लिस्तान क्या करेगा हमारा? इस दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले हैं जिनका बेड़ा गर्क कर दिया है। सीरिया का हाल क्या बनाया है, अफगानिस्तान का हाल क्या है, इस वक्त इराक का हाल क्या है। तो कहीं खुदा ना खास्ता फारूक साहब चाहते हैं कि हमारा भी वही हाल हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मसले के हल के लिए तीसरे पक्ष के दखल की बात कही थी। फारूक ने कहा था कि भारत को कश्मीर मसले के समाधान के लिए अमेरिका या चीन से संपर्क करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की थी।
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई से पहले डिनर पार्टी चल रही है। रात्रि भोज के इस आयोजन के मेजबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। डिनर में कई गणमान्य लोग शरीक हुए हैं। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच नीतीश का डिनर में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। हमारी शत्रुता किसी से नहीं, राजनीतिक विरोध हमारा जरूर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कई नीतियों को लेकर के। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर नीतीश ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा करने वाली यूपी सरकार अब अपने माननीयों को विशेष सुविधा देने की तैयारी में है। यूपी सरकार ने सभी जिले के डीएम को आदेश दिया है कि उनके जिले के नेशनल और स्टेट टोल बूथ पर सांसदों और विधायकों के लिए अलग से लेन बनाई जाए। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है, सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में स्थित टोल प्लाजा पर ये सुनिश्चित कराएंगे कि माननीय सांसदगण विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों से उनके वाहनों पर टोल टैक्स की मांग न की जाए। कभी कभी टोल प्लाजा पर बहुत अधिक जाम लगा रहता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट महानुभावों के वाहनों के आने जाने के लिए अलग लेन की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए, जिससे उन्हें सुविधा हो। टोल प्लाजा पर पहले से ही सांसदों और विधायकों के फ्री आने जाने की सुविधा है। बारिश और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात और असम समेत देश के कई राज्यों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरफोर्स के जवान गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में लगे हैं। सुरेंद्रनगर जिले के कई गांवों में बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। उधर असम में अभी भी धानसिरी और कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते नागालैंड के दीमापुर में धानसिरी नदी पर बना पुल टूट गया है। सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को चेतावनी दी गई है कि वे अगले 3 दिनों तक सावधान रहें, क्योंकि भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनडीटीवी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 1150 करोड़ रुपए की पेनल्टी चुकाने का आदेश दिया है। आईटैट ने एनडीटीवी के खिलाफ अपने 14 जुलाई के फैसले को बरकरार रखा है। आईटैट ने अपने फैसले में कहा कि एनडीटीवी के प्रमोटर डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नीदरलैंड्स में एनडीटीवी की सहयोगी कंपनियां बनाई गई। इन्हीं सहयोगी कंपनियों और दूसरी कंपनियों की मदद से 642.54 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया गया। काले धन को सफेद करने के लिए कई कंपनियों के बीच लेन देन दिखाया गया। डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने लेन देन को लेकर इनकम टैक्स विभाग से जानकारी भी छिपाई। आईटैट के आदेश के मुताबिक डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने 2007-2008 से 2009-10 के बीच 1100 करोड़ का काला धन सफेद किया। केरल के कांग्रेस विधायक एम विंसेंट को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कोवलम के विधायक की गिरफ्तारी 5 घंटे की पूछताछ के बाद की गई। विंसेंट पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। विधायक पर पीड़ित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। विंसेंट का कहना है कि इस आरोप के पीछे राजनीतिक साजिश है।